अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु मसूर की खेती पर जानकारी। गुलाब की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। दुधारू पशुओं में विभिन्न परजीवियों की समस्या एवं निदान पर जानकारी। दलहनी फसलों के अंतर्गत मसूर का एक प्रमुख स्थान है। अतः हमारे प्रदेश के जो किसान भाई इस समय इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, किस तरह से करें इसकी बुआई और बुआई के बाद के प्रबंधन कार्य, इस संपूर्ण विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी सिंह से। रबी की सबसे प्रमुख फसल मसूर है, जिसकी बहुतायत में हमारे किसान भाई खेती करते हैं। मसूर की फसल के लिए दोमट भूमि सबसे उपयुक्त पाई गई है, लेकिन अन्य भूमियों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि की तैयारी के लिए एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद एक बार डिस्क हैरो चलाकर तथा बाद में 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर नमी को संरक्षित कर लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। 15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को भूमि की तैयारी के समय खेत में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक प्रबंधन में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम तथा पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करना चाहिए। यदि मसूर की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो वह इस प्रकार से हैं। इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव करके अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। असिंचित अवस्था में नमी उपलब्ध रहने पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक मसूर की बुवाई की जानी चाहिए एवं सिंचित अवस्था में मसूर की बोनी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अवश्य कर लेनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं बीज एवं बीजोपचार की। सामान्यतः बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में बोने के लिए पर्याप्त होती है। बीज का आकार छोटा होने पर बीज की मात्रा को बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर लेना चाहिए और बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2 ग्राम थायरम प्लस 1 ग्राम कार्बन डाइजिम से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही बुवाई करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं बुवाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, सामान्य समय में मसूर की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा देरी से बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए तथा बीज को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बुवाई करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं निदाई एवं गुड़ाई की।
खेत में अनेक प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जो कि फसल से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही इनके कारण फसल में अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप भी होने लगता है। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए खेत में हैंड हो या डोरा चलाकर खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए, या फिर आप खुरपी के माध्यम से भी निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 15 से 25 दिन बाद क्यूजेलोफास 0.700 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई मसूर की फसल में अगर जाड़े की वर्षा न हो तो करना आवश्यक है। अगर जाड़े की बरसात हो जाए तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, उस समय अगर बरसात न हुई हो तो पहली सिंचाई करें तथा दूसरी सिंचाई करते समय आपकी फसल 75-80 दिन की होनी चाहिए। इसके साथ ही जब हम रोग और कीट की बात करते हैं तो रोग और कीट में सबसे प्रमुख जो हमारा रोग है वो उकठा रोग, जो मसूर की फसल को बहुत ही नुकसान करता है। इसके लिए बीज का शोधन जो बुआई से पूर्व करने की आवश्यकता है। इसके लिए 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज को शोधित कर लें। इसके बाद भी अगर आपकी फसल में उकठा रोग की समस्या का समाधान नहीं होता है तो भूमि को भी शोधित करने की आवश्यकता है। भूमि को शोधित करने के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 10 से 15 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला लें और कुछ नमी की मात्रा दे करके 1 सप्ताह के लिए छायेदार स्थान पे आप जूट के बोरे से ढक दें। इसके बाद खेत की अंतिम जुताई के समय आप पूरे खेत में उस 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें, जिससे उकठा की समस्या का समाधान हो जाता है। अगर इसके बाद भी उकठा की समस्या से निजात नहीं मिलता है तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि उस खेत में मसूर की फसल की बुआई 3 से 4 सालों के लिए आप बंद कर दें। मसूर की फसल में उकठा रोग के साथ ही रतुआ रोग भी लगता है। इस रतुआ रोग के निदान के लिए कार्बेंडाजिम 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके इस रोग की स्थिति में किसान भाई छिड़काव करें। इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ कीट हैं जो हमारे मसूर की फसल को नुकसान करते हैं। इसके लिए सबसे प्रमुख कीट जो फली छेदक, जो दानों में छेद करके और दानों को नुकसान पहुंचाता है, उत्पादन को प्रभावित करता है। फली छेदक कीट के लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि क्यूनाल्फास 1 लीटर या मोनोक्रोटोफास 750 मिलीलीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके आप जब इन कीड़ों का आक्रमण हो या जब इनकी परिस्थिति देखने को मिले तो आप उस समय छिड़काव करके इन कीड़ों से निजात पाया जा सकता है। इसके साथ ही मसूर के फसल में चूसक कीट लगता है। चूसक कीट जो पत्तियों या तनों का रस चूस करके फसल को कमजोर बना देता है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL की एक दवा आती है, इस दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी के हिसाब से आप फसल पे छिड़काव करें तो इस कीट से छुटकारा पाया जा सकता है। जब हमारी फसल उपयुक्त परिपक्वता अवस्था में आ जाए उस समय किसान भाइयों को चाहिए कि आप सवेरे के समय इस फसल की कटाई कर लें, नहीं तो दोपहर में जब धूप खूब हो जाती है और जब हम इस फसल की कटाई करते हैं तो फलियों के झड़ने का डर रहता है, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए समयानुसार जब भी हमारे फसल की भौतिक परिपक्वता आ जाए उस समय कटाई अवश्य कर लें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गुलाब की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस माह में ही गुलाब के नए पौधे लगाने के साथ साथ पुराने पौधों की कटाई छटाई का कार्य किया जाता है, क्योंकि इस समय इसकी बढ़वार के लिए अनुकूल रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप गुलाब के नए बाग लगाने जा रहे हैं या फिर लगाए हुए हैं तो आप कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इसकी जानकारी दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। गुलाब लगाने का यह सही समय है, अक्टूबर से नवंबर तक आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें अपने व्यावसायिक किस्मों का अवश्य चुनाव कर ले। व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत हो गया सोनिया, सुपरस्टार, अमेरिकन मैजेस्टी एवं मर्सिडीज, ग्लैडिएटर, ये सारी व्यावसायिक किस्में हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख ले कि पौधे के आकार, प्रकार तथा फूलों के आधार पर इन्हें विभिन्न किस्मों में बांटा गया है। जैसे कि हाइब्रिड टी हो गया, इसके पौधे लंबे होते हैं और एक ही तना में एक फूल खिलता है, उसका आकार बड़ा होता है। दूसरा हो गया फ्लोरिबेंडा, इसके फूल जो है गुच्छे में आते हैं। और तीसरा हो गया मिनीचर, यानी कि छोटा। तो इसके पौधे भी और पत्तियां भी दोनों गमले में तथा हेज के रूप में लगाए जाते हैं। और इसके अलावा हो गया क्लाइंबर्स, जो कि हम गेट पर या चढ़ाकर इसको लगा सकते हैं, इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, व्यावसायिक फूलों की जब आप खेती पर आते हैं तो जो मैंने प्रथम बात बताया कि इसकी किस्मों का चुनाव कर ले और सबसे पहले इसकी मिट्टी की तैयारी करें, खेत की तैयारी करें। खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले से जुताई करके 2-3 बार कल्टीवेटर से चलाए, उसके बाद पाटा चला दे। पाटा चलाने के बाद उसमें जो जितने भी खरपतवार है या कंकड़ पत्थर है उसको निकाल करके हटा दे। और जब आप हाइब्रिड टी लगाते हैं तो उसके लिए 60 से 70 मीटर की दूरी रखें। फ्लोरिबेंडा के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें और गड्ढा जो है 30 से 45 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा बना ले और उसी गड्ढे में आप 2 से 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके आप पौधे को लगा दें। पौधे को लगाने के बाद उसकी सिंचाई कर दें। तो ये रही गुलाब की लगाने की बात। लेकिन गुलाब के लगाने के दौरान आपको इन सब सारी बातों पर ध्यान रखें कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। तो जैसे इसमें देखभाल करने के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रिया है। तो पहले है छटाई। तो गुलाब जैसे ही आपका 1 साल का हो जाता है तो उसकी छटाई अवश्य कर दें। और जैसे आप अगर हाइब्रिड टी की लगा रहे हैं तो उसमें है 3 से 4 टहनियाँ ही रहने दें और बाकी शेष उसको काट दें। फ्लोरिबेंडा के लिए आप हल्की छटाई कर दें और बाकी जो अगर मिनिएचर है या क्लाइंबर्स है उसके लिए सूखी डालियाँ टहनियों को काट करके उसको और ऊपर से थोड़ी सी छटाई कर दें। और छटाई के बाद अवश्य जो है आप उसमें ब्लाइटॉक्स का लेप अवश्य लगा दें। और दूसरी जो आ गई उसको विंटरिंग कहते हैं छटाई के बाद। तो विंटरिंग का जो समय है अक्टूबर का दूसरा या तीसरा सप्ताह होता है। इसमें जो है जड़ों की खुदाई कर दें और इसमें खुदाई जो हो गया उसको 15 से 30 सेंटीमीटर की खुदाई करके उसमें उसको 10 दिन के लिए खुला छोड़ दे। इससे जड़ को जो है हवा मिल जाएगा और खरपतवार से भी बचाव होगा और साथ ही साथ कीट बीमारियों से भी बचाव होगा। उसके बाद उसमें आप लगभग 8 किलो कंपोस्ट डाल दे। कंपोस्ट डालने के बाद उस गड्ढे को भर दे और सिंचाई कर दे। और तीसरी बात आता है विंटरिंग के बाद जो है उसमें 10 से 15 दिनों विंटरिंग के बाद आप उसमें फर्टिलाइजर मिक्सचर 90 ग्राम प्रति 1 वर्ग मीटर के हिसाब से गुलाब के जड़ों को इर्द गिर्द में डालें और सिंचाई करें। और अब बारी आती है कि आप अपने पौधों की सुरक्षा कैसे रखेंगे। तो एक इसमें बीमारी जो है उसको डाईबग कहते हैं। तो आप देखिएगा कि गुलाब जो है ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक सूखता है उसके नीचे 6 इंच नीचे तक उसको काट करके हटा दें और कटे हुए स्थान पर ब्लाइटॉक्स का लेप लगा दें। और साथ ही साथ इसमें एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। जब पौधे में सफ़ेद चक्का जैसा दिखने लगता है, सफ़ेद पाउडर जैसा पत्तियों पर भी आ जाता है, तो उसके निदान के लिए आप केराथन 0.15% का छिड़काव करें। और एक बीमारी आती है ब्लैक स्पॉट, जिसमें पत्तियों और तने पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप ब्लाइटॉक्स 0.25% का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक कीड़े मकोड़े की बात होती है, इसमें मकड़ी भी लगती है, इसके लिए डाइकोफॉल का छिड़काव करें। और इसमें अगर मिट्टी में दीमक भी आता है तो दीमक के लिए आप क्लोरपाइरोफास अथवा थाइमेट जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं में विभिन्न परजीवियों की समस्या एवं निदान पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से व्यवसाय के अंतर्गत हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और उससे अच्छा लाभ भी अर्जित करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके पशुओं में विभिन्न परजीवियों की समस्या देखने को मिलती है, जिसका सीधा असर इनके दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। तो कैसे इन परजीवियों से छुटकारा पाया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के एक वैज्ञानिक डॉक्टर विकास जायसवाल। किसान भाइयों, आज मैं आपको पशुओं में होने वाले परजीवियों के बारे में बताऊंगा। ये परजीवी दो प्रकार के होते हैं, पहला वाह्य परजीवी, दूसरा अंतः परजीवी। वाह्य परजीवी जानवर के शरीर के बाहर पलते हैं और ये मुख्यतः 3-4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये टिक्स हैं, जिनको हम चिचड़ी, कलीली इत्यादि कहते हैं। और दूसरे टाइप के हैं लाइस, ये जो है चपटी इनको कहते हैं, ये चपटे होते हैं। और लाइस की एक प्रमुख बात है कि ये जो अंडे देते हैं ये जानवर के शरीर पे ही देते हैं। इनके बालों पे छोटे छोटे आपने सफ़ेद सफ़ेद देखे होंगे, जिनको आप लीखे कहते हैं, ये दरअसल लाइस के अंडे हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था चिचड़ी या कलीली, इनको टिक्स कहते हैं। ये ज़्यादा घातक होते हैं क्योंकि इनसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जानवर की मृत्यु तक कर देते हैं, और स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी करते हैं जानवरों को। तो किसान भाइयों, मैं चिचड़ी या कलीली के बारे में पहले तो आपको थोड़ा सा जीवन चक्र बताना चाहूँगा कि चिचड़ी या कलीली इसलिए नहीं ख़त्म होती है क्योंकि ये अंडे देने के लिए जानवर के शरीर से उतर जाती है। पहले खून रक्त चूसती है और उसके बाद फिर जानवर के शरीर से उतर जाती है। फिर किनारे जो भी जो दरारें होती हैं या जानवर के आसपास के शेड के आसपास जो जगह होती हैं वहाँ पे अंडे देती हैं। फिर अंडे से जो बच्चे निकलते हैं फिर वो जानवर के शरीर में चढ़ जाते हैं रात के समय, और उसके बाद फिर उसका खून चूसने लगते हैं। फिर अंडे देने की जब बारी होती है, जब वयस्क आते हैं तो फिर से किनारे चले जाते हैं। तो इस रोग में अक्सर आप लोग जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे ब्यूटाक्स आप पानी में डाल के और जानवर को नहलाते हैं, तो ये आप लोग को लगता होगा कारगर नहीं है या इसके बाद फिर आ जाती है। इसका कारण यही है किसान भाइयों कि वो जितने उसके शरीर पर रहते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो दरारों में है या आसपास है वहाँ आपने छिड़काव किया नहीं, वहाँ साफ़ सफाई की नहीं, तो वो बने रहते हैं। इसलिए तो किसान भाइयों, कुछ और भी दवाइयाँ आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिनको वाह्य परजीवियों के लिए। इसमें जो है फ्लूमेथ्रिन नाम की एक दवा आती है, तो इसको आप जानवर की रीढ़ की हड्डी पे जो है डाल सकते हैं। इससे जो है काफ़ी दिनों तक राहत रहती है चिचड़ी कलीली से। दूसरा आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन आते हैं, जिसको 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप खाल के नीचे लगा सकते हैं। इसका ध्यान रखें कि आप इसको मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ना लगाएं। और दूसरी बात, ये मांस में अगर लगाते हैं तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, फोड़ा बन जाता है। हालांकि उससे कोई समस्या खास नहीं होती है, वो फोड़ा जो है 1-1.5 महीने में अपने आप दब जाता है, लेकिन इसका प्रयोग खाल के नीचे ही करें और किसी चिकित्सक की सलाह पे या चिकित्सक से ही करवाएं। तो आइवरमेक्टिन बहुत कारगर है, इससे वाह्य और अंतः परजीवी दोनों मर जाते हैं। ये विभिन्न ब्रांड नेम्स के अंतर्गत आती है। तीसरा किसान भाइयों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो चिचड़ी या कलीली क्यों ज़्यादा खतरनाक है। किसान भाइयों, 2-3 ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि एक थीलियोरियोसिस नाम की बीमारी है, एक बेबेसियोसिस नाम की बीमारी है और एक एनाप्लाज्मा नाम की बीमारी है। ये तीनों बीमारी फील्ड कंडीशन में डायग्नोस होने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इन तीनों बुखारियों में तेज़ बुखार आता है और बरसात के समय ही होती हैं। और बरसात के समय जब तेज़ बुखार आता है उसी समय गला घोटू नाम की भी बीमारी होती है। तो अक्सर गला घोटू का उपचार होता रहता है और यह नहीं डायग्नोस नहीं हो पाती और जानवर की मृत्यु तक हो जाती है। तो किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए आपको
कांठा, किलौनी और ये जो चिचड़ी हैं, इनका रेगुलर आपको दवा का पान करना चाहिए। खिलाने वाली दवा भी आप खिला सकते हैं, लगाने वाली लगा सकते हैं। लगाने वाली में आपका डेल्टामेथ्रिन आती है, बुटाक्स नाम से आती है, कई नामों से आती है। दूसरा एमिट्राज नाम की एक बहुत अच्छी दवा आती है। इसको 1 ml 1 लीटर में पानी में या 2 ml 1 लीटर पानी में, जैसा कि इन्फेक्शन हो वो आप पशु चिकित्सक की सलाह पे जानवर को बाहर से लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसान भाई, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी हम लोग दवाई का गलत ढंग से उपयोग करते हैं, जिसके कारण ये असर नहीं करती है। अब जैसे डेल्टामेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन है या फिर एमिट्राज है, इसको हमने घोल लिया और उसके बाद हम जानवर को बांध रहे हैं, मुसक्का लगा रहे हैं, प्रक्रिया में 1-1.5 घंटा लगा दिया, तो ये दवा उड़ती रहती है, वाष्पित हो जाती है, इसलिए भी थोड़ा कम असरदार होती है। तो पहले जानवर को आप पूरी तरह बांध लें, मुसक्का लगा लें और उसके बाद जानवर के चारों तरफ लगा दें। स्पेशली आप सभी जानते हैं चिचड़ी, किलौनी कहाँ पे ज़्यादा होती हैं? जानवर के पीछे वाले पैर के नीचे वाले भाग में या जहाँ पे अंडकोश होते हैं उस भाग में, तो उस भाग में ज़रूर कायदे से लगावें। तो रेगुलर आप 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे, बरसात के सीज़न के पहले और बाद में और बीच में। बेसिक ये 3 बरसात के सीज़न में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठंडक में नहीं मिलेगी। तो इसका रेगुलर करते रहें, क्योंकि इसकी ये खून भी चूसती हैं, उसके बाद जब काटती हैं तो खुजली होती है, तो उसकी वजह से जानवर जो है उसका ध्यान बटा रहता है, तो दूध कम कर देता है। और तीसरा, मैंने कुछ आपको थिलेरिया, बबेशिया और इस तरह की बीमारियां बताई जिनसे मृत्यु तक हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको परेशानी करती हैं दुग्ध उत्पादन में। तो इस प्रकार से आप अगर वाह्य परजीवियों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके जानवर स्वस्थ भी रहेंगे, दुग्ध उत्पादन भी अच्छा रहेगा और बीमार भी कम पड़ेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सहतवार बलिया के अजय सिंह ने। आपने आलू बुआई यंत्रों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जैसे हम लोग पुरानी विधि को अगर ले तो सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के बाद मजदूर उसमें फिर लगा करके हम लोग नाला बनाते हैं। नाला बनाने के बाद अब मजदूर उसमें फिर आलू रखते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर जो पुरानी विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे अगर करें तो काफ़ी श्रम लगता है और समय भी लगता है। तो मशीन हमारे यहाँ जो है एक 2 तरह का है, एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, एक ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक में 2 हमारा मजदूर पीछे बैठता है और वो ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। एक हॉपर रहता है जिसमें बॉक्स रहता है, जिसमें कि हम आलू, कटे हुए आलू जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं उसमें रख देते हैं, और 2 पीछे ऑपरेटर बैठ जाता है और उस आलू को उठा करके जो सीड मैट्री मैकेनिज्म है, सेल टाइप है, उसमें हम लोग डालते जाते हैं। और नीचे 3 जो हमारा रीजर बना हुआ है, जो कि 2 नाला बनाता जाता है और उसमें आलू गिरता जाता है और वो फिर ढकता भी जाता है और उसमें मिट्टी भी चढ़ाता जाता है। तो हम लोग देखा कि एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, दूसरा ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक मशीन में जो है, जो ट्रैक्टर से ये भी चलता है, करीब 40 से 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है अगर आपके पास है। सबसे पहले खेत को तैयार कर लीजिए, खेत को भुरभुरी मिट्टी कर दीजिए। मिट्टी करने के बाद आलू को इसमें ग्रेड करके डालना पड़ता है, मतलब एक ही साइज का आलू डालना होगा। इसमें 2 सीड मैट्री मैकेनिज्म होते हैं और उसमें जो 2 फिर उसमें पाइप लगा करके और नीचे 2-3 रीजर बना रहता है, जो कि 2 नाला बनाता है और 2 नाला बना ऊपर से वो ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड आलू हमने हॉपर में दिया है, जो एक बॉक्स है जिसमें सीड रखते हैं ऊपर में, वो ट्रेंगुलर होता है, उसमें रखते हैं और ग्रेजुअली जो होता है स्लोपी रहता है, यानी नीचे की ओर पतला रहता है। तो उससे क्या होता है, वो आलू उसमें आता है और उसमें जो सीड मैट्री मैकेनिज्म बना हुआ है वो उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसमें जो पाइप बना हुआ उसमें डालते हैं और डालने के बाद वो जो रीजर गड्ढा बना रहा है, नाला बना रहा है, उसमें डालते हैं और रीजर से ही ढकते चला जाता है, मिट्टी चढ़ते चला जाता है। इससे हम लोग अगर देखें तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आपका जो है नाला बन गया और आलू की बुआई हो गई और उस पर मिट्टी भी चढ़ गया। अगर हम ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की बात करें तो लगभग 1 घंटा में आपका 6000 से 14000 तक आपका आलू की बुआई हम लोग करते हैं। अगर हम प्रति
और आप एकड़ में देखें तो ये लगभग अगर 1 घंटे की बात करें तो 3 से 3.5 एकड़ तक हमारा 1 घंटा में इसकी मशीन से हमारा ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से बुआई हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कभी थोड़ा शंका होता है कि अगर ऑटोमेटिक जो है वो कहीं कहीं छोड़ता होगा, तो इसमें सिस्टम बना हुआ है कि एक सप्लीमेंट्री जो है बीज को डालने के लिए एक उसमें सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगर बीच में कहीं छूटता है तो वहाँ से वो लेकर के उसमें डालते जाता है और वो नाला में डालते गया और ढकते गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मधुमक्खी पालन पर एक किसान का अनुभव। नवजात बछड़े बछड़ियों में थीलोरिएसिस की समस्या और निदान पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।